Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, ये हिस्ट्री के मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, हम उनको पढ़ के देखते हैं, जो कि रीट में, यूपी टेट में, सीटेट में सब में देखने को मिलते हैं। जैसे देखो, हम टॉपिक बाई टॉपिक लेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में साइड ये क्वेश्चंस जो नोट्स बनाए हैं ना, ये सब हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी और इसे ही भारत की पहली नगरीय सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का पहली बार उल्लेख कब व किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का पहली बार उल्लेख कब व किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता का पहली बार उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का पहली बार उल्लेख कब किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने 1826 में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ईंटों का प्रयोग किस रेलवे लाइन में किया? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ईंटों का प्रयोग किस रेलवे लाइन में किया? तो 1856 ईस्वी में किया। लाहौर से कराची के बीच बिछने वाली जो रेलवे लाइन थी ना, वो रेलवे लाइन थी, इस जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी उसमें इस हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का प्रयोग किया गया, जो कि 1856 में हुआ। लाहौर से कराची के बीच बिछने वाली रेलवे लाइन योजना के इंजीनियरों का नाम क्या था? जो लाहौर से कराची के बीच जो लाइन बिछ रही थी, उनके जो इंजीनियर थे ना, उनका नाम क्या था? जॉन बर्टन व विलियम बर्टन। क्या था? जॉन बर्टन व विलियम बर्टन। इन दोनों ने ही इस सभ्यता का उल्लेख किया था। इन दोनों ने इस सभ्यता का उल्लेख किया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में। भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला महानिदेशक कौन था? इसका पहला महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम था। भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन कब व किसने किया? तो इसका पुनर्गठन 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन का महानिदेशक कौन था? जो पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन हुआ था, उसका महानिदेशक भी नया बनेगा, तो कौन था? जॉन मॉर्सल। और पहला कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। अब दूसरा, क्योंकि पुनर्गठन हुआ तो फिर उसको बाद में दूसरा ही बनेगा, तो इसको कौन था? जॉन मॉर्सल। हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल का उत्खनन कब व किसने किया? तो हड़प्पा सभ्यता नामक एक स्थल है, उसका उत्खनन 1921 में जॉन मॉर्सल के निर्देशन में दैराम सानी के नेतृत्व में हड़प्पा स्थल का उत्खनन कराया। देखो, हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल का 1921 में जॉन मॉर्सल के निर्देशन में दैराम सानी के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन करवाया। हड़प्पा तत्कालीन किस जिले में स्थित था? उस समय हड़प्पा किस जिले में स्थित था? हड़प्पा तत्कालीन पंजाब के मोंटगोमरी नामक जिले में स्थित था। वर्तमान में हड़प्पा कहाँ स्थित है? वर्तमान में यह पाकिस्तान के, तो ये जो पंजाब था ना, ये पाकिस्तान का ही पंजाब था। ये तो पंजाब के मोंटगोमरी नामक जिले में, क्योंकि अब ये वर्तमान में, तो यहाँ से वर्तमान में तो ये दोनों अलग अलग हो गए, तो यही पंजाब, ये भी पाकिस्तान में और ये भी पाकिस्तान में, वर्तमान में ही पाकिस्तान में। उस समय तो बंटवारा नहीं हुआ था। वर्तमान में हड़प्पा कहाँ स्थित है? वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। साहिवाल जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब व किसने किया? 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के प्रांत लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो स्थल का उत्खनन करवाया। हड़प्पा सभ्यता का औपचारिक प्रकाशन कब व कहाँ हुआ? देखो, 1924 में जॉन मॉर्सल के द्वारा लंदन वीकली नामक पत्रिका ने इस सभ्यता का औपचारिक प्रकाशन करवाया। आज़ादी से पूर्व इस सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और वर्तमान में कितना है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। आज़ादी के उपरांत भारत में खोदा गया पहला हड़प्पा स्थल, मतलब आज़ादी के बाद जो पहला स्थल खोदा गया वो रोपड़ था।
हड़प्पा सभ्यता में अब तक कितनी अभिलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा सभ्यता में अब तक कितनी अभिलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में 2967 लगभग 3000 अभिलिखित वस्तुएं प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें सर्वाधिक मोहरें थी। जो वस्तुएं प्राप्त हुई उनमें सर्वाधिक क्या थी? मोहरें थी। इन मोहरों का प्रयोग किस तरह होता था? इन मोहरों का प्रयोग व्यापारी अपनी वस्तुओं को प्रमाणित करने के लिए करते थे। सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। किंतु सर्वाधिक अभिलिखित मतलब आधी लिखी हुई मोहरें हड़प्पा से मिली हैं। मोहरों की लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास कब व किसने किया था? इसमें प्रयास लिखना भूल गई हूँ। प्रथम प्रयास कब व किसने किया था? तो इन लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास 1925 में बेडल ने किया था। 1925 में किसने किया था? बेडल ने। तथा अंतिम प्रयास 37वां प्रयास था, वो किया था डॉक्टर नटवर झा ने किया। किंतु ये लिपि अपाट है, इसको अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। तो ये लिपि कैसी रह चुकी है? अपाट है। बोस्त्रोफेदन लिपि कैसे लिखी जाती है? देखो ये लिपि होती है बोस्त्रोफेदन। तो इस लिपि में पहली लाइन ऐसा हमने ये लिखी, पहली लाइन ये लिख दी दाएं से बाएं। हम दूसरी लाइन लिखेंगे, हम हिंदी में तो यहाँ से लिखते हैं, तो दूसरी लाइन हम यहीं से लिखना स्टार्ट कर देंगे, फिर तीसरी लाइन यहाँ से, फिर चौथी लाइन यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगी? बोस्त्रोफेदन लिपि हो जाएगी। तो इस लिपि में पहली लाइन दाएं से बाएं, दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जिसे लिपि शास्त्र ने बोस्त्रोफेदन कहा गया है। स्तूप का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो में दुर्ग के ऊपरी भाग पर एक कुषाणकालीन स्तूप मिला है, इसलिए इसे स्तूप का टीला कहा गया है। हड़प्पा के इस दुर्ग क्षेत्र को व्हीलर ने क्या नाम दिया? जो स्तूप का टीला था ना, उस दुर्ग को हड़प्पा के व्हीलर ने माउंट एबी नाम दिया। क्या नाम दिया है? माउंट एबी। ग्रिड पैटर्न या ऑक्सफोर्ड सर्विस पैटर्न किसे कहा जाता है? देखो हड़प्पा सभ्यता में सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, इसलिए नगर अनेक वर्गाकार और आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था, जो चेसवर्ड के समान दिखाई देता। समग्र सड़क निर्माण की इस विधि को ही ग्रिड पैटर्न या ऑक्सफोर्ड सर्विस पैटर्न कहा जाता है। देखो हड़प्पा सभ्यता की सबसे चौड़ी सड़क कितने मीटर की थी? 9.15 मीटर की थी। और मोहनजोदड़ो की सबसे सकड़ी सड़क कितने की थी? 1.8 मीटर की। तारंग की सड़कें कहाँ पर मिली हैं? बनावली में मिली है। मेन होल किसे कहते हैं? देखो नालियों में निश्चित दूरी पर गड्ढे बने होते थे, जिनमें पानी एकत्र हो जाता था, इन्हें मेन होल कहते हैं। जैसे ये यहाँ से ये नाली जा रही है और फिर यहाँ पे गड्ढा बना दिया, ये गड्ढा बन गया, फिर ये पानी यहाँ पर आ गया, फिर ऐसी जगह जगह मतलब ऐसे गड्ढे बने हुए थे, तो इनमें क्या पानी तो निकल जाता, कचरा रह जाता, तो इसको ही मेन होल कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? इतिहासकार पिगट ने कहा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दोनों को जुड़वा राजधानी कहा। हड़प्पा सभ्यता की राजधानी किसे कहा जाता है? कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बनाया। हड़प्पा सभ्यता में परिवार कैसे होते थे? एकल। हड़प्पा सभ्यता में परिवार मात्र सत्तात्मक थे। ये कैसे ज्ञात हुआ? हड़प्पा सभ्यता में परिवार मात्र सत्तात्मक थे, तो हमें ये कैसे पता चला? हड़प्पा सभ्यता में मिली मूर्तियों में अधिकांशतः महिलाओं की मूर्ति मिली है, तथा मोहरों पर भी अधिकांशतः महिलाओं के चित्र मिले, जिससे प्रतीत हुआ है कि परिवार कैसे होते थे? मात्र सत्तात्मक होते थे। हड़प्पा कालीन समाज संभवतः कितने विभागों में विभक्त था? हड़प्पा समाज कितने विभागों में विभक्त था? 4 में। पुरोहित वर्ग, शासक वर्ग, वणिक वर्ग और श्रमिक वर्ग। हथियारों की संख्या कम मिलना यह सूचित करता है कि संभवतः यहाँ युद्ध वर्ग का अभाव था। मतलब ये चार विभागों में विभक्त था समाज पूरा। पुरोहित वर्ग हो गया, शासक पुरोहित मतलब पंडित वगैरह में आ गए, शासक राजा, ये वणिक और श्रमिक चारों आ गए। तो अब इसमें युद्ध वर्ग नहीं है, क्योंकि हथियारों की वहाँ पर संख्या कम मिली है। हड़प्पा सभ्यता में हथियार ना के बराबर मिले, तो इससे हमें क्या मालूम होता है कि युद्ध वर्ग का हड़प्पा सभ्यता में अभाव था। आभूषण को जोड़ने के लिए अन्य प्रकार के बहुमूल पत्थर का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से? देखो गोमेन,
पन्ना, माणक, लाजवर्द, मणि। हड़प्पा सभ्यता मनोरंजन कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के होते थे, इंडोर और आउटडोर। तो देखो, इंडोर साधनों का प्रयोग कौन करता था? नगरीय सभ्यता होने के कारण हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से इंडोर साधनों का ही प्रयोग होता था। अंत्येष्टि किसे कहते हैं? देखो, इंडोर साधनों का प्रयोग कौन करता था? नगरीय सभ्यता होने के कारण हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से इंडोर साधनों का प्रयोग करते थे। अंत्येष्टि किसे कहते हैं? अंत्येष्टि अंतिम संस्कार को कहते हैं। और अंत्येष्टि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, दाह कर्म और समाधान। समाधान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो पूर्ण समाधान होता है, एक आंशिक समाधान होता है। समाधान कितने प्रकार के होते हैं? 2। तो पूर्ण समाधान, पूरा जो सब है ना, पूरा दफनाना है या जलाना, तो पूर्ण समाधान। आंशिक थोड़ा। तो आंशिक समाधान किसे कहते हैं? देखो, शवों को जंगली जानवरों द्वारा खाए जाने के उपरांत बचे हुए अवशेषों को दफनाना आंशिक समाधान कहलाता है। इसके साक्ष्य कालीबंगा और हड़प्पा में मिले हैं। देखो, आंशिक समाधान क्या है? जैसे कोई शव था, उसे जंगल फेंक देते थे, उसको जानवर खा जाते, जो जंगली जानवर होते वो खा लेते थे। जो हड्डी वड्डी बची होती ना, उनको लेकर दफना देते थे, तो उनको क्या कहते हैं? आंशिक समाधान। आंशिक मतलब थोड़ा सा, तो आंशिक समाधान। ये हमारे 40 क्वेश्चन है हिस्ट्री हड़प्पा सभ्यता टॉपिक के। Subscribe now and press the bell icon.